ऑफ्बो देखिए, आप जो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दिस इज अ जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन वर्ड है ऑफ्बो, जिसका कि मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या मतलब होता है? बिल्डिंग अप, है ना। तो इससे क्या हमें पता चला कि ऑफ्बो का मतलब ये हुआ कि ऑफ्बो प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि इट इज इन फैक्ट अ प्रोसेस। क्या है ऑफ्बो? एक प्रोसेस है ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ फिलिंग ऑफ, प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ध्यान से सुनिएगा, मैं शुरुआती कहां से करी मैंने कि ऑफ्बो इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप, है ना। यानी ये एक प्रोसेस है जो कि हमें ये बताता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हम फिलअप करेंगे। ओके, तो बेसिकली ये है, इसको हम बहुत सारे पॉइंट्स में या बहुत सारे प्रिंसिपल के अंडर ले लेते हैं। दैट इज नंबर 1 पॉइंट इज N+L रूल, इसके अंदर हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसमें फिर हम पढ़ेंगे थर्ड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मेरा इतना सा मतलब, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो ऑफ्बो वर्ड है, ऑफ्बो मीन्स बिल्डिंग अप, है ना। तो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जो हमें बताता है कि हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फिलअप करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम 3 रूल्स पढ़ेंगे, N+L रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुड का अधिकतम बहुवक्ता का नियम। ओके, तो ये एक बार आप लोग पढ़ ही चुके हैं, हम इसको वापस से एक अच्छी तरीके से समाप्त कर लेते हैं because this is mentioned in your syllabus. Okay, so the first is the N+L rule. Okay, N+L rule हमें ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को जब भी भरेंगे तो हम ये देखेंगे कि जिसके लिए, जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। गॉट इट? N+L रूल क्या कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल में फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा जिसमें कि N+N का मान जिसके लिए कि कम। गॉट इट? पहला पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, अगर किसी ऑर्बिटल के लिए, किसी 2 ऑर्बिटल के लिए, है ना, जैसे कोई भी 1 और 2 ऑर्बिटल्स है, उनके लिए N+L की अगर वैल्यू सेम हो, क्या बोला मैंने कि N+L का मान समान हो, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंट्री करेगा जिसके लिए कि N का मान क्या हो? कम। ठीक है, बोलो। तो कुल मिलाकर सिंपल सा रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स N+L नियम के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, है ना। जिनके लिए N+L की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे उसमें क्योंकि उनकी एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर 2 ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू सेम है तो डेफिनेटली वो उसको ऑक्यूपाई करेंगे जिसके लिए कि N की वैल्यू कम हो। ओके, तो इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप लोग शायद बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, जब से आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया होगा, है ना। तो मैं उसको एक बार आप फिर से बना के आपको दिखाती हूँ। दैट इज, अगर सपोज ये 1s ऑर्बिटल हमने ले ली, ओके, फिर ये हमने ले ली सेकंड में एरा में, दिस इज द 2s ऑर्बिटल, और आपको पता है फिर आती है 2p, राइट। थर्ड में हमने क्या लिया? 3s, 3p, और उसमें कौन सी आ गई अपनी 3d ऑर्बिटल। ओके, फिर उसके बाद हमारी आती है 4s, 4p, 4d एंड 4f ऑर्बिटल, है ना। इसी तरह से हम फिर से ये वापस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आ गया हमारे पास में 5s, 5p, 5d, 5f। ओके, देन here 6s, 6p, 6d, 6f, and so on. Then we get 7f, 7s, 7p, 7d एंड 7f। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एरो लगाते हैं। याद करिएगा पुराना अपना मेथड, लगाते हैं ना इसी तरह से एरो, और जो एरो वाला हेड है वो बता रहा है कि ज्यादा एनर्जी की है, यानी जहां से एरो शुरू हो रहा है वो कम एनर्जी की है ऑर्बिटल है ना। तो जैसे अगर आप हमें कोई पूछे कि हमें किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ना है, तो ऑर्डर ये हो गया, कौन सा होगा देखिएगा आप। सबसे पहले 1s, देन सबसे पहले हम 1s को भरेंगे, राइट। उसके बाद में हम क्या भरेंगे? 2s को, है ना। तो मैं सिंपली कॉमा ही लगा देती हूँ, राइट। उसके बाद में हम भरेंगे 2p,
देन 3s, 3p, 3p के बाद में हम भरेंगे 4s, देखिए ना एरो जिगर जा रहा वो भरेंगे। फिर उसके बाद में वापस इधर आ जाइए, देन 3d ऑर्बिटल, देन 4p, देन 5s, ओके। फिर इस एरो पे आ जाइए, देन 4d, 5p, ओके, 6p, 6s, है ना। एक मिनट यहां से अब फिर से देख लेते हैं, 1s, देन 2s, 2p, 3s, देन 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s है ना, 6s थी इसलिए मैं रुकी थी। फिर उसके बाद में 4f, और इस तरह से आप इस पूरा आप सीरीज देखेंगे कि हम आराम से याद कर सकते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द n+l रूल, दिस विच इज वेरी सिंपल। नाउ वी कम टू द पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पॉली का अपवर्जन का नियम, राइट। इट इज अगेन वेरी सिंपल। व्हाट इज दिस? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन का नियम, वेरी सिंपल। क्या कहता है पॉली का ये अपवर्जन का नियम? कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का जो मान है वो कभी भी समान नहीं होगा। गॉट इट? क्या वर्ड बोला मैंने? कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके लिए चारों क्वांटम संख्याएं कौन सी हो गई है? n, l, ओके, देन m और s, इनकी जो वैल्यूज होती हैं इन दोनों के लिए वो कभी भी सेम नहीं होगी, है ना। इससे हमें एक बात और पता चलती है कि हमें ये नियम ये भी बताता है कि किसी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज n, l और m तीनों की वैल्यू सेम है तो जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा? केवल स्पिन का। अगर एक का इलेक्ट्रॉन पैरेलल है तो दूसरे का होगा एंटी पैरेलल, यानी एक का स्पिन हाफ है तो दूसरे का -हाफ है ना। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि किसी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दो ही हो सकते हैं, और यही रीजन है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम जो संख्याएं हैं उनका जो मान होता है वो कभी भी समान नहीं होता। ओके, इसको आप चाहो तो आप लिथियम के एग्जाम्पल से ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 एंड 2s1। ओके, अगर मैं इसका s इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, कौन सा वाला ले रही हूँ? s वाला, तो आप देखिएगा कि जो 1s के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, उसके लिए मैं क्वांटम नंबर्स लिख रही हूँ n, l, m और s। ओके, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ये दूसरे के लिए, राइट। तो आप कहेंगे n1 दोनों के लिए 1 है, s के लिए वैल्यू 0 होती है तो दोनों के लिए 0 है, m की वैल्यू भी 0 होती है तो दोनों के लिए 0 है, लेकिन स्पिन अलग है, +हाफ और दूसरे का क्या है? -हाफ, राइट। तो आप देखिए कि चारों क्वांटम संख्या में से एक अलग हो गया इसका ये वाली वैल्यू, राइट। लेकिन अब आप यहाँ पे सपोज अब मुझे अगला इलेक्ट्रॉन लेना है, ये वाला, है ना। तो आप क्या देखोगे कि अगला इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? दिस वन, 2s1 का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना, l की वैल्यू 0, है ना, और m की वैल्यू 0 रहेगी, स्पिन हाफ रहेगा। तो आप देखिए कि अगर ये चीज इससे समान हुई तो यहाँ पर इसकी ये वैल्यू बदल चुकी है n की, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं इनका मान कभी भी समान नहीं होगा। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुवक्ता का नियम। ओके, ये बहुत ही सिंपल, आप लोग पढ़े भी चुके हो। अगर जैसे मैं नाइट्रोजन ले रही हूं तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s में, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, 1s में तो होते ही है, ओके, और ये 1s हो गई। यहाँ पर आप नोट करिएगा कि 2p में हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं इस तरह से, है ना। ये इसका सही तरीका है लिखने का, है ना। हम इसको कभी भी इस तरह से नहीं लिखते हैं 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कि 1, 2 एंड 3 इस तरह नहीं लिखते हैं, है ना। ये दिस इज द रॉन्ग वे। इसका लिखने का तरीका क्या है? यही है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ, हुन्स का जो अधिकतम बहुवक्ता का नियम है वो ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब तक समान ऊर्जा के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता। गॉट इट?
means electrons are not paired in the orbitals of same energy till all orbitals are having at least one unpaired electron, है ना। यानी कहने का मतलब सब में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी पेयरिंग यहां से शुरू हो जाएगी। क्लियर है बोलो, है ना। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की फिलअप नहीं कर सकते कि पहले आप दोनों भर लिया और इस तरह से, है ना। तो ये कहलाता है पाउलीज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहलाता है ना। वो हमें ये बताता है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पीछे लॉजिक क्या देखिएगा कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है, विनिमय ऊर्जा होती है, और जितनी ज्यादा विनिमय ऊर्जा होती है उतना ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। तीनों बात को आप समझना। हुंस का ये नियम किस पे बेस्ड है? हुंस का नियम क्या कह रहा है कि जब तक समान ऊर्जा के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता उनकी पेयरिंग शुरू नहीं होती। ओके, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा विनिमय ऊर्जा होती है और उतना ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन होता है या स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, राइट। तो इसको समझने के लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये टर्म भी कि क्या है ये, राइट। तो सबसे बात हमारे पास दो चीज आ रही है कि करके सुनिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या ले रही हूं मैं? एक्सचेंज एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन के, एंड दिस इक्वल्स टू बी n माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, है ना। द फॉर्मूला ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इज n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, राइट। एंड सेकेंड होता है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, और वो हो गई आपकी एक्स पाई, राइट। तो आप यहां पे हर टर्म को समझिएगा। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है n, तो है ना। एंड पाई इज द पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। ओके, यहां पर x इज द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, राइट। तो अब देखो स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूं। स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स एक्सचेंज एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। एक्सचेंज एनर्जी किससे मिलती है? बोलो। एक्सचेंज एनर्जी, जितने ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नोट करना, आप ध्यान से सुनना, राइट। माइनस पेयरिंग एनर्जी यानी युग्मन की ऊर्जा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को यहां पे मैंने वर्ड क्या लिया है? एक्स, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। तो देखिए दोनों फैक्टर अलग मिलकर के इसको क्या देते हैं? स्टेबलाइजेशन देते हैं। तो इसमें मैं आपको एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हूं। लिखिएगा, कैलकुलेट द स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D4 एंड D5 सिस्टम। ओके, तो मैं ले रही हूं D4 सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर रही हूं आपकी पेयरिंग एनर्जी, ओके, और इसकी टोटल एनर्जी, राइट। तो D4 के लिए आप सबसे पहले देखिएगा कि इसकी जो एक्सचेंज एनर्जी होगी वो क्या होगी? एक्सचेंज एनर्जी इज इक्वल्स n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, है ना। तो आप यहां देखिएगा, अगर कोई D4 सिस्टम है तो उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बताइएगा? देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या लिखेंगे? इंटू के, ओके। तो 4 माइनस वन अपॉन टू इंटू के, है ना। दैट मीन्स 4 इंटू 3 अपॉन 2 के, है ना। तो कितना हो गया ये बताइए? 12, दैट इज 12 अपॉन 2 इंटू के, दैट इज 6K। बोलिए यहां तक आपको समझ में आया? क्या हो गया ये? 6K इसकी एक्सचेंज एनर्जी आ गई है ना। अब आप यहां पे देखिएगा, इसकी हम पेयरिंग एनर्जी देखिए।
तो पेयरिंग एनर्जी इसकी है ही नहीं, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स पाई, है ना। तो यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पेयर अप नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स 10K, दैट इज टोटल एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो हो गई होगी, दिस वन इज इक्वल्स 6K इंटू 6K ओनली, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड नहीं है। तो यही इसकी एक्सचेंज एनर्जी हो गई और यही इसकी क्या हो गई, स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई है। सो दिस इज अ केस ऑफ D4 सिस्टम। इसी तरह से आप D5 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो ही नहीं रही है, इसकी जो एक्सचेंज एनर्जी है वो इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई, है ना। अब अगर सपोज मुझे D6 की कैलकुलेशन करनी है ना, तो देखिएगा एक बार आप ये देख लीजिए, मैंने D4 की कितनी निकाली थी, D4 की मैंने निकाली, कितनी निकाली थी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी 6K, है ना। अब आप देखिएगा D5 की देखते हैं अपन, है ना। तो D5 का आप देख लगा ले, फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू n-1/2, राइट। तो कितना हो गया बताइए, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 5-1/2, दैट इज कितना हो गया, 4, 5 इंटू 4/2K, यानी 20/2K, दैट इज कितना आ गया, 10K। ये इसकी हो गई है एक्सचेंज एनर्जी। क्या हुई है बताइए, एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय की ऊर्जा हुई है ना। और पेयरिंग इसमें हो ही नहीं रही है, तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी इसकी क्या हो गई, स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई, और इसकी वैल्यू आ गई 10K, है ना। तो जो पॉइंट मैं आपको बोलना चाह रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट ये है मेरा कि D4 के लिए जो एनर्जी आ रही है हमारे पास में, स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो आ रही है 6K, जबकि आप ये नोट करो कि जो D5 सिस्टम है उसके लिए वैल्यू आ रही है 10K। क्लियर है, बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से सुनिए, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, है ना। एक्सचेंज एनर्जी देखो उतनी ज्यादा, ये एक्सचेंज एनर्जी का फॉर्मूला है ना। और उतनी ही ज्यादा हम क्या कहेंगे, उसका स्टेबलाइजेशन होगा, और स्टेबलाइजेशन यानी स्थायीकरण ऊर्जा होगी। क्लियर है। इसको समझने के लिए अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप मेरे साथ साथ करिएगा उसको और अच्छे से समझिएगा बात को। वो थोड़ा सा डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी काउंट करेंगे। ओके, D4 और D5 में आपको पता है सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने फटाफट कैलकुलेशन कर ली। अब जो आपका D9 और D10 में लूंगी देखिएगा, है ना, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी देखनी पड़ेगी, राइट। अगर सपोज मैं D9 की कैलकुलेशन कर रही हूँ, किसकी कर रही हूँ, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्थायीकरण ऊर्जा की, राइट। तो क्या होगी देखिएगा, अगर हमारे पास D9 सिस्टम है तो आपको मालूम है 1, 2, 3, 4, 5 तो हो गए क्लॉकवाइज, हो गए ना भाई। और बाकी के जो 4 हैं वो हो जाएंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज। आप नोट करें, रेड से बनाए मैंने, ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज। अब अपन एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो सबसे पहली कैलकुलेशन हो गई एक्सचेंज एनर्जी यानी विनिमय ऊर्जा क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्लियर है, बोलो। जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए, दैट इज 5 माइनस 1/2K। क्लियर है, बोलो। अब इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 5 इंटू 4/2 दैट इज 20/2K दैट इज 10K। ये तो किसकी आ गई, क्लॉकवाइज की आ गई, है ना। अब मैं करूंगी एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक्सचेंज एनर्जी फॉर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज कितने हो गए, 4 हो गए, 1, 2, 3, 4। तो 4 माइनस 1/2K दैट इज 4 इंटू 3/2K दैट इज 12/2 दैट इज 6K। बोलो, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, राइट। तो ये तो दोनों हो गई इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी, 10K और 6K। अब आप इसकी निकालिए क्या, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे कैलकुलेशन कर रही हूं, पेयरिंग एनर्जी, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, 1, 2, 3, 4, तो वो हो गई 4 पाई। तो टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो गई है, एक्सचेंज एनर्जी का टोटल दैट इज 10K प्लस 6K माइनस 4 पाई। दिस इज द वैल्यू
ऑफ टोटल पेयरिंग एनर्जी ऑफ D9 सिस्टम। D9 सिस्टम की टोटल जो पेयरिंग एनर्जी है वो इस तरह से हमने कैलकुलेट करी है ना। अब आप सेम काम करिएगा D10 सिस्टम के लिए। ओके, तो जब हम D10 सिस्टम करेंगे तो आप क्या देखेंगे, क्लॉकवाइज हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन है और एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो दोनों ही चीज इसको कैलकुलेट करते हुए अपन करेंगे, है ना। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है, दिस इज फॉर D9, दैट इज 10K + 6K एंड 4π। ओके, दैट इज टोटल हम कह सकते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स 16K - 4π। क्लियर है, बोलो। अब D10 की आप लोग करेंगे, ध्यान से मेरे साथ साथ चलिएगा। D10 की हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्थायीकरण ऊर्जा की गणना फॉर द D10 सिस्टम। ओके, तो D10 अगर है तो अगेन देयर आर 4 clockwise electrons, 5 clockwise electron and 5 electrons are anti-clockwise. Okay, तो एक्सचेंज एनर्जी यानी कि विनिमय ऊर्जा क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी हो गई? 5 होते हैं, 5 -1/2 दैट इज 420, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू 10K। देख लीजिएगा आप कैसे, 5 × 4/2 दैट इज 20/2 दैट इज 10K। क्लियर है, बोलो। इसी तरह से हम ले लेते हैं एक्सचेंज एनर्जी फॉर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी हो गई? सेम 5 -1/2 अगेन 10K। क्लियर है, बोलो। अब अपन इसकी ले लेते हैं, क्या रह गया हमारे पास? ये तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब पेयरिंग एनर्जी निकाल लेते हैं इसकी। पेयरिंग एनर्जी इज इक्वल्स नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 × π। तो अब टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो गई हमारी? एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी। ओके, तो एक्सचेंज एनर्जी हमारी हो गई कितनी? 10K + 10K, क्लॉकवाइज की 10, एंटी क्लॉक की 10, माइनस पेयरिंग एनर्जी कितनी हो गई? 5π, दैट इज 20K 5π। गॉट इट? तो आप देखो, ध्यान से समझना, मैं जो आपको बात बताना चाह रही हूं वो क्या है कि किसी भी सिस्टम की स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्या स्थायीकरण ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। या ये कह दो कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सिस्टम में उतनी ही ज्यादा उसकी एक्सचेंज एनर्जी होती है। देखना आप, उतनी ही ज्यादा उसकी एक्सचेंज एनर्जी होती है और उतना ही स्टेबल वो सिस्टम होता है। और यही रीजन है कि जो हमारे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है D5, है ना, हाफ फील्ड हो गया ना, क्योंकि 10 की कैपेसिटी है, P3 है ना, ये भी हाफ फील्ड है। तो जितने भी हमारे हाफ फील्ड होते हैं या जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर जो हाफ फील्ड है उनमें एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है, बोलो। तो